हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू सेवेंथ प्रेप। इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास की पॉलिटी के एनसीईआरटी के 8th चैप्टर को। दिस चैप्टर इज बेस्ड अपॉन द लोकल गवर्नमेंट्स जिसमें हमारे रूरल गवर्नमेंट आ जाती है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट आ जाती है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पे पहले एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कोई एक विमेन है, वो सरपंच बनी है किसी एक गाँव की और उसने किस तरह से प्रोग्रेसिव काम करे हैं। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल भी एक वीमेन का दिया गया है जो सरपंच बनी है तमिलनाडु की और उसने भी किस तरीके के प्रोग्रेसिव काम करे हैं। तो ये दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे इस बुक में दिए गए हैं। पहले हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था इन द ईयर 1950, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस नहीं थे। इनको इनको कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बाद में लाया गया है। तो पहले लोकल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड नहीं थी। इनको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला है इन द ईयर 1993। बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देने की बात रादर की गई है, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला है इन द ईयर 1993। लोकल गवर्नमेंट्स एक्चुअल में होती क्या है? लोकल गवर्नमेंट जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है, अर्बन एरियाज की बात करें तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट, विलेज एरियाज की बात करें तो रूरल लोकल गवर्नमेंट, दोनों तरीके की लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है दैट इज बेसिकली द लोकल गवर्नमेंट। अब ये लोकल गवर्नमेंट में हमें इस लोकल गवर्नमेंट को अगर इसमें गवर्नेंस सिस्टम चलाया जाए तो मतलब यहाँ पे इस गवर्नमेंट को हमने ऑटोनॉमी दे दी, हमने इस गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया। तो इसको पावर देने का एक्चुअल में एडवांटेज क्या होता है? इसको पावर देने का एडवांटेज होता है क्योंकि ये जो गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट इज क्लोजेस्ट टू द पीपल। ये डे टू डे लाइफ की जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती है ऑर्डिनरी सिटीजन लेवल तक, ये जो है इसमें इन्वॉल्व होती है लोकल गवर्नमेंट। तो अगर हम इनको एम्पावर करते हैं तो हम सिटीजन्स को डायरेक्टली एम्पावर कर रहे हैं और यही हमारी डेमोक्रेसी कहती है। डेमोक्रेसी यही होती है जहां पे हम सिटीजन्स को एम्पावर कर रहे होते हैं, सिटीजन्स की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। These are also necessary for the efficient and people friendly administration। लोगों people friendly administration के लिए भी ये जरूरी है। And it is so near to the people that it is convenient for the people to approach it both quickly and with the minimum cost। तो यहाँ पे ये इतनी ज्यादा एफिशिएंट होती है, लोग इनको इजीली अप्रोच कर पाते हैं, मिनिमम कॉस्ट पे इनको अप्रोच कर पाते हैं, इसीलिए इनको एम्पावर करना हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप को और ज्यादा एम्पावर करने के बराबर है। It can be very effective in protecting the local interest of the people. Democracy is about meaningful participation of the people. Also accountability भी डेमोक्रेसी का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है। और लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना डेमोक्रेसी को इंश्योर करना भी है, एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर करना है, क्योंकि बॉटम अप अप्रोच ये फॉलो करता है। अगर हम लोकल गवर्नमेंट को हम अगर एम्पावर करते हैं और इससे हम लोकल लेवल पे ही अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करा सकते हैं। इट इज नेसेसरी दैट इन अ डेमोक्रेसी टास्क्स व्हिच आर परफॉर्म्ड लोकली शुड बी लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ द लोकल पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो क्योंकि इतनी ज्यादा हाई पॉपुलेशन है इंडिया में, बहुत सारे लोग विलेज में रहते भी हैं। हमारे सिर्फ अर्बनाइज्ड पीपल, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 31% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिसाइड्स इन द अर्बन प्लेसेस। तो यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और अर्बन लेवल पे भी अगर हम बात करें तो ग्राउंड लेवल की डेमोक्रेसी अगर हमें इंश्योर करानी है तो लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर्ड कराना पड़ेगा। फिर देखते हैं किस तरीके से ग्रोथ हुई थी इन ऑफ दिस लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहले इंडिया जिस टाइम से इंडियन सब कॉन्टिनेंट या इंडियन लैंड की एग्जिस्टेंस के बारे में हम जानते हैं, तब से ही देखा जाता है कि सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटीज कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती थी। हमारे वेदास में जैसे मेंशन है, सभा एंड समिति का कंसेप्ट हमारे वेदास में मेंशन है, ऋग्वेद में मेंशन है। तो ये सभा एंड समिति ये एक्चुअल में थे क्या? These were the local level autonomous institutions जो गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करते थे। तो यहाँ पे ये जो हमारी लोकल लेवल की गवर्नेंस थी, गवर्नमेंट सिस्टम था, ये सभास की फॉर्म में या विलेज असेंबली की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता था। एंड इन द कोर्स ऑफ द टाइम ये इवॉल्व हो गया इनटू द पंचायत सिस्टम एंड इट टुक द शेप ऑफ द पंचायत। दीज पंचायत रिजॉल्व इशूज एट द विलेज लेवल, और ये पंचायत इशूज को रिजॉल्व करती थी एट द विलेज लेवल। मॉडर्न टाइम्स में भी एक इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज बननी शुरू हो गई। लॉर्ड रिपन ने
ये जो लोकल गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है ये शुरू करवाया। 1882 से ये लोकल गवर्नेंस का सिस्टम जो है, लोकल बोर्ड्स बनना शुरू हो गए थे। लेकिन इसके बाद से जब ये बनना शुरू तो हो गए थे, लेकिन इस सेक्टर में जो डेवलपमेंट थी, इट वाज सीन एज अ स्लो प्रोग्रेस इन दिस सेक्टर। तो यहाँ पे ये इतना ज्यादा प्रोग्रेसिवली ये ट्रेंड जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। इस एक्ट के तहत विलेज पंचायत वर एस्टैब्लिश्ड इन द नंबर ऑफ प्रोविंसेस। फिर सबसे पहले 1882 में लॉर्ड रिपन सेल्फ गवर्नेंस के लिए इंस्टीट्यूशंस लाया, जिनको लोकल बोर्ड्स बोला गया। उसके बाद ये इसकी जो प्रोग्रेस थी वो स्लो डाउन होगी। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। फिर हर एक प्रोविंस में, यहाँ पे ज्यादातर प्रोविंसेस में यहाँ पे विलेज पंचायत जो है बननी शुरू होगी। एंड दिस कंटिन्यूड आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसके बाद से भी ये विलेज बोर्ड्स, जो लोकल बोर्ड्स हैं, ये बनने शुरू हो गए, इनका ट्रेंड कंटिन्यू रहा। फिर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ आफ्टर 1947, तो हमने वन ऑफ द डीपीएसपी हमने पढ़ा था इन सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक ओनली, विच वाज आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 एक डीपीएसपी है। डीपीएसपी को हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करा था: सोशल इकोनॉमिक, लिबरल इंटेलेक्चुअल एंड गांधीयन प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 40 बिलोंग करता था फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ द गांधीयन प्रिंसिपल्स, जो बात करते हैं, आर्टिकल 40 बात करता है फॉर द प्रमोशन ऑफ द सेल्फ गवर्नेंस बॉडी। तो ये विलेज पंचायत को एस्टैब्लिश करने की बात करता है। और क्योंकि गांधी जी की आइडियोलॉजी इसी डायरेक्शन में थी, गांधी जी सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को, विलेज लेवल की लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने की बात करते थे। तो महात्मा गांधी आफ्टर इंडिपेंडेंस हैज स्ट्रांगली प्लीडेड फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन। उनका ये मानना था कि जो सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी है ये कभी भी हमारे देश को आगे नहीं बढ़ने देगी, तो हमें ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए जो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाती हो। He believed that the strengthening of the village panchayats was a means of effective decentralization। और अगर हमें effective decentralization करनी है तो हमें विलेज पंचायत जो है इनको एम्पावर करना पड़ेगा। पंचायत therefore were looked upon as instruments of decentralization, और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का भी एक जरिया माना जाता था पंचायत का डेवलपमेंट। नेशनल मूवमेंट वाज कंसर्न्ड अबाउट द इम्पोर्टेंट इनॉमरस कंसंट्रेशन ऑफ द पावर्स इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर जनरल सिटिंग एट दिल्ली। क्योंकि हमारे ब्रिटिशर्स के टाइम पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखा गया था, और वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ही कहीं ना कहीं लोगों के डिटोरिएशन का कारण बनता जा रहा था। और उसी वजह से हमने नेशनल मूवमेंट करा था और ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर निकालना चाहा था। तो क्योंकि हम ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको पहले ही देख चुके थे, इसलिए हम जिस टाइम पे हमारी इंडिपेंडेंस हुई और हमने हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, या हम हमारा खुद का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाने जा रहे थे, उस टाइम पे हम प्रिपेयर थे कि डिसेंट्रलाइज्ड मोड ही बेस्ट मोड रहेगा जब हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन लोकल लेवल तक करेंगे। When the constitution was prepared, subjects of the local government was assigned to the states। लेकिन हमने फेडरल गवर्नमेंट को अडॉप्ट करा, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम को जब हमने अडॉप्ट करा तो हमने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करा बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, एज वेल एज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में हमने 3 लिस्ट मेंशन करी: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में ही हमने वन ऑफ द सब्जेक्ट्स डाल दिया लोकल गवर्नमेंट का। मतलब अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो लोकल गवर्नमेंट किस तरीके से बनाती है। अगर वो लोकल गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शंस के थ्रू बनाती है, तो इलेक्शन चाहे स्टेट चाहे तो डायरेक्टली इलेक्टेड लोग हो, स्टेट चाहे तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो, या किसी भी टाइम पीरियड के बाद उन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जाए। इन केस वो पंचायत अगर स्टेट्स बनाती भी हैं, वो डिसॉल्व हो जाती हैं, तो उसके कितने टाइम बाद उस इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं या पंचायत को रीफॉर्म करवाना है, तो ये सारी की सारी पावर स्टेट के हाथों में होती थी। इस पे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी कहना उस टाइम पीरियड तक तो नहीं था। एंड आर्टिकल 40 हमारा बात करता है अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पंचायत। तो ये भी एक डीपीएसपी था, और डीपीएसपी हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था कि डीपीएसपी comes under the category of the non justiciable rights। तो ये जस्टिफिएबल नहीं थे, इनका अगर इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो ये किसी भी कोर्ट में इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। एज वेल एज यहाँ पे ये प्राइमरली एडवाइजरी इन नेचर थे, इनको मानना या ना मानना एट दैट टाइम ये जरूरी नहीं था। लेकिन जब हम आफ्टर इंडिपेंडेंस इस चीज के लिए प्रिपेयर थे कि हमने डिसेंट्रलाइजेशन करना ही है, तो हमने उसी टाइम पीरियड पे पंचायती राज को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी, हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्यों नहीं दिया। इसके पीछे 2 मेजर रीजंस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल,
जब जैसे ही हमारा इंडिपेंडेंस हमें मिला उसी टाइम पे पार्टीशन देखने को मिला। अब पार्टीशन देखने को मिला तो उस टाइम पे ये रियलाइज हुआ, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, हमारे पास डाइवर्स कल्चर्स हैं, डाइवर्स कम्युनिटीज हैं, डाइवर्स लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं। तो अगर हमने पावर को बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर दिया तो हम उन लोगों को पावर दे रहे हैं कि आप हमसे सेपरेट हो सकते हैं। मतलब इंडिया एज अ नेशन, जो हम एक नेशन की यूनिटी को बनाए रखना चाहते हैं, वो पॉसिबल ना हो पाता अगर हमने पावर को बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर लिया जाता। तो ये जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स जो थे वो चाहते थे कि हम स्ट्रॉन्ग यूनिटरी इंक्लिनेशन रखें, ताकि हम पार्टीशन जो फर्दर अगर इसके अलावा हम और ज्यादा एम्पावर कर देंगे दूसरी लोकल कम्युनिटीज को, तो हमारा और ज्यादा पार्टीशन ना हो जाए। तो नेहरू जैसे लोग जो थे वो इस चीज को सपोर्ट करते हुए यूनिटरी की तरफ, यूनिटरी सिस्टम की तरफ ज्यादा टिल्ट रखते थे। इसीलिए हमने उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस लोकल गवर्नमेंट को नहीं दिया था। सेकेंड रीजन था जो कुछ लीडर्स जैसे बी आर अम्बेडकर जैसे लीडर्स देते थे कि आप अगर विलेज लेवल पे आप ऑटोनॉमी दे देते हैं तो विलेज में तो बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, तो इन कम्युनिटीज में आपस में ही डिस्क्रिमिनेशन इतना ज्यादा है कि ये कम्युनिटीज के भी कुछ डोमिनेटिंग ग्रुप जो है वो एम्पावर हो जाएंगे, वही डोमिनेटिंग ग्रुप जो है वो रूल करने लगेंगे। तो इससे क्या है, और जो कुछ और प्रॉब्लम्स जो है वो विद टाइम एमर्ज होती जाएंगी। तो कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं तो हम नई न्यू प्रॉब्लम्स के एमरजेंस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इन्हीं दो मेजर रीजंस को देखते हुए उस टाइम पीरियड पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स को या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उस टाइम पे नहीं दिया गया था। फिर नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इंडिया में लोकल गवर्नमेंट कैसे चला था। बिफोर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट तो ये स्टेट्स के ऊपर ही था कि स्टेट्स किस तरीके से चलाती हैं। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के बाद तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से ही दिया। उससे पहले भी टाइम टू टाइम बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ यहाँ पे हमें टिल्ट दिखाते हैं। जैसे कि आया था 1952 का कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। दिस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम sought to promote the people's participation in the local development in the range of activities. In this background, 3-tier पंचायती राज सिस्टम इसको रिकमेंड करा गया था फॉर द लोकल गवर्नमेंट। और कुछ स्टेट्स जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, इन्होंने सिस्टम ऑफ इलेक्टेड लोकल बॉडीज अडॉप्ट भी कर लिया था अराउंड 1960s। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी पीपल पार्टिसिपेशन की बात करी थी। 3-tier गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की पंचायती राज में रूरल गवर्नमेंट में 3-tier स्ट्रक्चर को रिकमेंड भी करा गया था। कुछ गुजरात जैसे स्टेट्स, गुजरात महाराष्ट्र जैसे स्टेट ने इलेक्टेड लोकल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी को अडॉप्ट भी कर लिया था इन द 1960s। एंड इन मैनी स्टेट्स इनमें इन बॉडीज के पास या तो बहुत ज्यादा पावर्स होती ही नहीं थी जितनी रिक्वायर्ड है इनकी गवर्नेंस को कंडक्ट करवाने के लिए, या इनको इतने फंक्शंस दिए ही नहीं जाते थे कि ये एज अ ऑटोनोमस बॉडी जो है वो फंक्शन कर सके। Many states did not think it necessary to establish the elected local bodies। तो यहाँ पे अगर इन केस ये लोकल बॉडीज बना भी दी जाती हैं और किसी कारण से अगर ये लोकल बॉडीज डिसॉल्व हो जाती हैं तो स्टेट्स अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे, क्योंकि टाइम पीरियड तो मेंशन ही नहीं है कि कितने टाइम पीरियड में आपको री इलेक्ट करवा के या री नॉमिनेट करवा के उसको वापस से बनाना है पंचायती राज बॉडी को। तो यहाँ पे स्टेट्स बॉदर ही नहीं करते थे इन केस वो डिसॉल्व हो जाती थी। फिर आफ्टर 1987 a thorough review of the functioning of the local government was initiated और 1989 में आया पीके थंगटन कमेटी। पीके थंगटन कमेटी ने रिकमेंड करा था कंस्टिट्यूशनल स्टेटस टू दीज लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। यहाँ पे इसने कंस्टिट्यूशनल स्टेटस रिकमेंड करा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करिए और फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस इनको दीजिए। उस कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस में आप ये भी मेंशन कीजिए कि आप इन लोकल बॉडीज की, लोकल गवर्निंग बॉडीज की पीरियोडिक इलेक्शंस करवाएंगे टू दीज लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, और आप इनके अप्रोप्रिएट फंक्शंस को भी एनलिस्ट करेंगे। मतलब आप ये प्रॉपर लिस्ट देंगे कि इनको आप कौन कौन से फंक्शंस दे रहे हैं इन लोकल गवर्निंग बॉडीज को, अलॉन्ग विद द फंड्स आल्सो रिकमेंडेड। तो पीके थंगटन कमेटी 1989 में इसने रिकमेंड करा था। क्या रिकमेंड करा था? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, एंड सेकेंडली प्रॉपर फंडिंग इनको प्रोवाइड करवाना, देन इनको अप्रोप्रिएट फंक्शंस भी इनके अप्रोप्रिएटली इनको एनलिस्ट करवाया जाए और पीरियोडिक इलेक्शंस भी इनके एंश्योर कराए जाए। सो दिस वाज रिकमेंडेड बाय द पीके थंगटन कमेटी ऑफ 1989। फिर आता है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 1989 में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार इसको अमेंडमेंट के लिए बिल प्रपोज करा था, बट वो पास नहीं हुआ था। देन आफ्टर दैट यहाँ पे लेटर इन 1992 ये दोनों बिल्स जो है वो आए थे और 1993 में ये दोनों बिल्स जो है वो पास हो गए थे।
तो ये दोनों बिल्स अगर पास हो गए थे तो फिर 73rd अमेंडमेंट एक्ट से आया था हमारा रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिसको कॉमनली पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी बोला जाता है, और 74th अमेंडमेंट एक्ट से आया था अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स, जिनको कॉमनली नगर पालिकाज भी बोला जाता है। तो रूरल लेवल का आया था रूरल लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्निशन मिला था बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और अर्बन लोकल बॉडीज या अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जिनको नगर पालिकाज भी बोला जाता है, उनको रिकॉग्निशन मिला था बाय द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। स्टेट इज, अब ये जो पहले ये जो लोकल गवर्नमेंट था ये स्टेट सब्जेक्ट था, अब ये स्टेट सब्जेक्ट ना होके इनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस खुद से दे दिया गया था। अब कुछ स्टेट्स ने लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए अपने ही कुछ लॉज बनाए हुए थे, लेकिन विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये प्रॉपर एनलिस्टिंग कर दी गई थी कि 29 सब्जेक्ट्स मेंशन कर दिए गए थे इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 11th शेड्यूल में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड 29 सब्जेक्ट्स मेंशन कर दिए गए थे। अब ये 29 सब्जेक्ट्स जो है वो मेंशन कर दिए गए थे कि ये सब्जेक्ट्स आप पर्टिकुलरली लोकल गवर्नमेंट्स को दे सकते हैं। स्टेट्स के ऊपर है कि स्टेट इनमें से कौन से सब्जेक्ट्स अपनी रूरल लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करती है उन 29 सब्जेक्ट्स में से। एंड सेकेंडली, अगर किसी स्टेट ने इस पर्टिकुलर 73rd अमेंडमेंट एक्ट से पहले अपना कोई लॉ बनाया हुआ है रिगार्डिंग दिस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और अगर वो लॉ जो है वो इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की प्रोविजंस हैं इनसे ओबे नहीं करता, तो उस केस में उन स्टेट्स को 1 साल का टाइम पीरियड दिया गया था कि आप अपनी जो पहले की बनी हुई लॉज हैं रिगार्डिंग दिस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और रिगार्डिंग दिस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, आप इन लॉज को इस अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए कि ये जो सेंटर की लॉज हैं उनसे मेल खाएं। तो ये इस तरीके से इनको 1 ईयर का टाइम दिया गया था कि आप इस तरीके के चेंजेस इस अपने लोकल लॉज में, अपने स्टेट लॉज में कर लीजिए। 73rd अमेंडमेंट एक्ट क्या क्या बात करता है, ये हर एक स्टेट में एक यूनिफॉर्म 3 टियर पंचायती राज सिस्टम बनाने की बात करता है, जहां पे बेस में होगा एक ग्राम पंचायत, फिर एक इंटरमीडिएटरी ग्राम पंचायत के बाद होगा एक इंटरमीडिएटरी लेवल जिसको मंडल, ब्लॉक या तालुक बोला जाता है। अब बहुत ज्यादा जो छोटे स्टेट्स हैं जो बहुत ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, जिनकी पॉपुलेशन छोटी है, तो उनके लिए ये सेकंड टियर नेसेसरी नहीं है। इंटरमीडिएट टियर ये मंडल ब्लॉक या ये जो मंडल ब्लॉक या तालुक लेवल है ये नेसेसरी नहीं है। तो सबसे नीचे एट दिस बेस वी हैव द ग्राम पंचायत, सेकंड लेवल पे वी हैव द मंडल। अगर ये मंडल नहीं भी बन पाता है छोटे स्टेट्स में, ये नेसेसरी नहीं है। एंड थर्ड लेवल पे भी है, अपेक्स पे वी हैव द जिला पंचायत। जिला पंचायत कवर करता है एंटायर रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जिला वर्ड से आपको लग सकता है ये डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है, बट ये डिस्ट्रिक्ट के एंटायर रूरल एरिया की बात कर रहा है। तो 3 टियर स्ट्रक्चर है, जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पे वो स्टेट्स इंटरमीडिएट टियर को यानी कि मंडल को यहाँ पे स्किप कर सकती है। इसके अलावा The amendment also made a provision for the mandatory creation of the ग्राम सभा। एक ग्राम सभा बनाई जाएगी at the rural level। ये ग्राम सभा में कौन से मेंबर्स होंगे, जो भी ये ग्राम या ये जो विलेज लेवल है इसके जितने भी एडल्ट मेंबर्स होंगे जो उस ग्राम सभा की जो वोटिंग लिस्ट है इसमें रजिस्टर्ड होंगे, मतलब 18 प्लस के मेंबर्स जो इस ग्राम सभा की वोटिंग लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड एज वोटर, उनको वो आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ द ग्राम सभा। वो सब मिलके बनाते हैं ग्राम सभा, और यही वेरियस इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, और इनके रोल्स और फंक्शंस जो है वो स्टेट लेजिस्लेशंस बाय लॉज डिसाइड करेंगे। ग्राम सभा क्या होता है ये भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। अब नाम से अगर इसको आपने नहीं ढंग से पढ़ा होगा तो आपको लगेगा कि ये भी वन ऑफ द टियर है ऑफ द रूरल लोकल गवर्नमेंट, बट ये ऐसा नहीं है। ग्राम सभा में हर एक विलेज लेवल का जो हर एक अडल्ट मेंबर है विच हु इज रजिस्टर्ड एज अ वोटर इन दैट विलेज, वो आएगा इन द ग्राम सभा। फिर बात करते हैं इनके इलेक्शंस की। ऑल द 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, और इसका जो टर्म होता है, टाइम पीरियड होता है, टेन्योर होता है, वो 5 सालों का होता है। अगर ये 5 साल से पहले किसी भी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं तो विद इन 6 मंथ्स आपको इनके इलेक्शंस करवाने होंगे, और इसका अगर डिसोल्यूशन सेम टाइम पीरियड पे होता है, 5 साल के बाद ही होता है, तो उससे पहले पहले इसके इलेक्शंस कंडक्ट करवा लिए जाते हैं। तो ये 6 महीने से पहले पहले विद इन 6 मंथ्स आपको इसके इलेक्शंस कंडक्ट करवाने ही करवाने हैं। और बिफोर द 73rd अमेंडमेंट एक्ट तो कुछ स्टेट्स जो होती थी वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से भी यहाँ पे मेंबर्स जो है वो चूज कर लेती थी, लेकिन अब प्रोविजन है ऑफ द डायरेक्ट इलेक्शंस। इलेक्शंस के साथ साथ यहाँ पे रिजर्वेशन भी प्रोवाइडेड होती है।
वुमेन की रिजर्वेशन का इशू सेंटर लेवल पे तो बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन पंचायती राज लेवल पे या लोकल गवर्नमेंट लेवल पे, अर्बन लोकल गवर्नमेंट लेवल पे रिजर्वेशन वुमेन को प्रोवाइडेड है 1/3 ऑफ द रिजर्वेशन, 1/3 रिजर्वेशन वुमेन को प्रोवाइडेड है। इसके साथ एसटी एंड एससी कम्युनिटीज को भी रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। जितनी प्रोपोर्शन में एसटी एंड एससी कम्युनिटीज की पॉपुलेशन है उतने प्रोपोर्शन में लोकल लेवल पे इनको यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइडेड होता है। अब ये रिजर्वेशन जो वुमेन का 1/3 है, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी की वुमेन की रिजर्वेशन का 1/3 नहीं है, ये एसटी एंड एससी कम्युनिटी की वुमेन को भी यहाँ पे जितना रिजर्वेशन है उसने इस कम्युनिटी की इतने टोटल रिजर्वेशन में से 1/3 रिजर्वेशन वुमेन को है। तो इन ये आदिवासी कम्युनिटी की वुमेन भी सरपंच देखी जाती हैं या फिर ये लीडर्स देखी जाती हैं ऑफ दिस अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पे ये इनको रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है। तो रिजर्वेशन वुमेन के प्रोवाइडेड है 1/3 रिजर्वेशन, एसटी एंड एससी कम्युनिटी को रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, जितने प्रोपोर्शन में उनकी पॉपुलेशन है उतने प्रोपोर्शन में उनको रिजर्वेशन है। एसटी एंड एससी कम्युनिटी की वुमेन को भी 1/3 ऑफ रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है। इसके अलावा बैकवर्ड कम्युनिटीज की रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल्दो मेंशन नहीं है, बट स्टेट्स अगर चाहे तो बैकवर्ड कम्युनिटीज को भी इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में रिजर्वेशन दे सकती हैं। ये प्रोविजन यहाँ पे मेंशन्ड है। देन ट्रांसफर ऑफ द सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे 29 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया था कि 29 सब्जेक्ट्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में दिए गए हैं और ये मेंशन्ड है अंडर द 11th शेड्यूल। और ये 11th शेड्यूल में इसमें मोस्टली ये जो सब्जेक्ट्स आते हैं दीज आर मोस्टली लिंक्ड टू द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर फंक्शंस एट द लोकल लेवल। एक्चुअल ट्रांसफर अगर ये अब 29 सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है इन द 11th शेड्यूल, एक्चुअल ट्रांसफर किन किन सब्जेक्ट्स का करना है ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। स्टेट गवर्नमेंट जिस भी सब्जेक्ट का ट्रांसफर चाहे उस सब्जेक्ट का कर सकती है। Each state decides how many of these 29 subjects would be transferred to the local bodies। ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। अब ये फंक्शंस या ये जो रोल्स दिए गए हैं ये दिए गए हैं रोल्स ऑफ द रूरल लोकल गवर्नमेंट, ये आर्टिकल 243G में दिए गए हैं। तो ये बात करते हैं ऑफ द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत जो भी इनके पास है, और ये 11th शेड्यूल में मेंशन्ड है। ये बात भी आर्टिकल 243G में बताई गई है। और ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो 11th शेड्यूल में मेंशन्ड है। ये कुछ सब्जेक्ट्स जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनर इरिगेशन का सब्जेक्ट्स हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गया, रूरल हाउसिंग हो गया, ड्रिंकिंग वाटर, रोड्स हो गया, तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, एजुकेशनल, टेक्निकल ट्रेनिंग, अडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, लाइब्रेरीज, कल्चरल एक्टिविटीज, तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है इन द 11th शेड्यूल। और ये 29 टोटल सब्जेक्ट्स है। इनमें से स्टेट्स की मर्जी है कि कौन से सब्जेक्ट्स जो है लोकल गवर्नमेंट को या रूरल और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसफर किए जाए। ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऐसे एरियाज के लिए एप्लीकेबल नहीं है द एरिया विच आर इनहेबिटेड बाय द आदिवासी कम्युनिटीज। आदिवासी पॉपुलेशन जहां पे ज्यादा है वहां के लिए 1996 में अमेंडमेंट करके एक एक्ट लाया गया था, पेसा एक्ट इसको कॉमनली बोला जाता है, पंचायती राज एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज। अब क्योंकि शेड्यूल एरियाज में आदिवासी कम्युनिटीज होती हैं और आदिवासी कम्युनिटीज जनरली अपने जो ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं, उनके कल्चर्स हैं, उनको फॉलो करती है। अब वहां पे अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को थोपते हैं तो हम उनके कल्चर का डिटोरिएशन कर रहे हैं, तो उस केस में ये उनके कल्चर को डिटोरिएट करना हुआ। तो यहाँ पे लागू होता है पंचायती राज एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज, जहां पे ग्राम सभा लेवल पे इनको ज्यादा एम्पावर किया जाता है कि ग्राम सभा लेवल पे ये अपने जो लोकल इश्यूज हैं उनको डिस्कस करें और उनको रिजॉल्व करें। फिर ये जो अमेंडमेंट है ये प्रोविजन रखता है ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन एज वेल। At the center level we have the center election commissioner and two election commission। तो हमारे पास election commission of India एक body है which is mentioned in article 324 of the constitution। तो ये election commission of India जितने भी सेंटर लेवल के इलेक्शंस होते हैं, जितने भी स्टेट लेवल के इलेक्शंस होते हैं, उन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है। बट लोकल लेवल के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए एक और ऑटोनोमस बॉडी है, दैट इज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो स्टेट गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश करती हैं ऑटोनोमस बॉडी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स को, और ये ऑटोनोमस बॉडी है, ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स होता है जो लिंक्ड होता है, जो कंडक्ट करवाता है इलेक्शंस एट द लोकल लेवल, चाहे वो रूरल लेवल के हो चाहे वो अर्बन एरियाज के हो। फिर एक स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होता है, जैसे सेंट्रल लेवल के आर्टिकल 280 में मेंशन है ऑफ द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। उसी तरीके से स्टेट लेवल का भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है फाइनेंस कमीशन। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन भी 5 साल में एक बार अपॉइंट होता है, उसी तरीके से स्टेट फाइनेंस कमीशन भी 5 साल में एक बार अपॉइंट किया जाता है। अगेन इसका भी सिमिलर फंक्शन होता है, ये रिव्यू करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द
स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट। इसके अलावा ये फाइनेंशियल पोजीशन क्या है लोकल लेवल की गवर्नमेंट की, उसको भी चेक करता है। और ये रूरल और अर्बन गवर्नमेंट के बीच में भी किस तरीके से यहाँ पे फंडिंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना है उसको भी रिकमेंड करता है। ये तो था 73rd अमेंडमेंट एक्ट। उसी तरीके से 74th अमेंडमेंट एक्ट। 74th अमेंडमेंट एक्ट सिमिलैरिटी रखता है विद द 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ओनली डिफरेंस में वो रूरल एरियाज की बात करता है, रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात करता है, जबकि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात करता है। तो अर्बन लोकल गवर्नेंस की बात 74th अमेंडमेंट एक्ट करता है, इसमें अर्बन लोकल बॉडीज या नगर पालिकाज की बात करता है। बट अर्बन एरियाज होते कौन से हैं? बड़े बड़े अर्बन एरियाज, मुंबई पुणे जैसी सिटीज को तो हम वैसे ही पहचान ले कि ये अर्बन एरियाज हैं, लेकिन जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा बड़े अर्बन एरिया नहीं है वहां हमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो अर्बन एरिया की भी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है। अर्बन एरियाज के 3 क्राइटेरियाज होते हैं टू क्लासिफाई, टू कॉल इट एज एन अर्बन एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी जो मिनिमम पॉपुलेशन है दैट शुड बी 5000। At least 75% of the members of this urban area should be engaged, and that 75% members of the male members should be engaged in the non agricultural activities। तो non agricultural activities में, इन occupations में वो engage होना चाहिए। और density इस population, इस area की जो population density है that should be at least 400 persons per square kilometer। तो ये है definition to be an urban area। और अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 31% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन द अर्बन एरियाज। तो बाकी की सारी पॉपुलेशन हमारी रूरल एरिया में रहती है, तो रूरल एरिया हमारा बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड होता है। In many ways 74th amendment is a repetition of the 73rd amendment, क्योंकि यहाँ पे भी एक, जैसे वहां पे बात हुई थी ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, अर्बन एरियाज के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए भी होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया गया था for conducting for recommending the distribution of the funds between the state and the local government। और इसी तरीके से अर्बन एरियाज के केस में भी एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। और यहाँ पे भी जो लिस्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे इनको दिए जाएंगे अर्बन लोकल बॉडीज को। वहां पे 11th शेड्यूल में दिए गए थे। रूरल एरियाज के केस में 11th शेड्यूल में सब्जेक्ट्स मेंशन थे, 29 सब्जेक्ट्स जो ट्रांसफर करे गए थे टू दीज अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज। एंड अर्बन लोकल बॉडीज के जो सब्जेक्ट्स हैं ये 12th शेड्यूल में मेंशन है, और टोटल 18 सब्जेक्ट्स हैं जो ट्रांसफर करे गए हैं टू द अर्बन लोकल बॉडीज। अगेन सेम प्रोविजन कि स्टेट के हाथों में है कि ये इन 18 सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से सब्जेक्ट्स को अर्बन लोकल बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। फिर ये कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेशली फॉर द यूपीएससी। नेक्स्ट है द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स हैव क्रिएटेड यूनिफॉर्मिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज एंड नगर पालिका इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री। फिर प्रोविजन यहाँ पे भी वुमेन का जो रिजर्वेशन है उसका प्रोविजन दिया गया है, एसटी एससी कम्युनिटी के रिजर्वेशन का प्रोविजन दिया गया है, बैकवर्ड कम्युनिटीज के रिजर्वेशन का प्रोविजन स्टेट्स के हाथों में छोड़ा गया है कि ये स्टेट्स अगर चाहे, उनको लगता है तो वो बैकवर्ड कम्युनिटीज को भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, अदरवाइज एज सच कोई कंपल्सरी प्रोविजन यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो इसका फायदा क्या हुआ है कि वुमेन का रिजर्वेशन जब पंचायत पे दिया गया है तो वुमेन का यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वुमेन का यहाँ पे वुमेन को ज्यादा पावर मिली है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वुमेन का पॉलिटिकल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग एनहेंस हुई है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स फंक्शन करती है, वुमेन को ये पता चला है और उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है। प्लस वुमेन ने गवर्नेंस को चलाने में अपना एक न्यू पर्सपेक्टिव दिया है जो कई जगह पे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी साबित हुआ है। लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा देखा जाता है कि सिर्फ नाम की ही वुमेन जो होती है वो यहाँ पे लीडर होती है, वुमेन के जगह पे यहाँ पे उनकी ही फैमिली का कोई मेल मेंबर जो है वो इस गवर्नेंस की स्ट्रक्चर को डोमिनेट कर रहा होता है, और ये इंस्टेंसेस भी बहुत जगह पे देखे जाते हैं। बट फिर भी ये इंस्टेंसेस विद द टाइम रिड्यूस होते जा रहे हैं, वुमेन जो है इस रिजर्वेशन के माध्यम से और ज्यादा इम्पावर होती जा रही है विद टाइम। व्हाइल द रिजर्वेशन फॉर द एसटीज एंड एससीज आर मैंडेटेड, स्टेट्स के पास ये भी प्रोविजन है कि वो सीट्स को बैकवर्ड कास्ट के लिए भी रिजर्व कर सकते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दीज बॉडीज हैव thus become more representative of social reality to operate within. This leads to the tension। अब क्योंकि अब पहले से ही स्टेट्स पे ऐसा चला आ रहा था कि स्टेट्स अपना कोई ना कोई लोकल लेवल पे स्टेट ने ऑटोनोमस फंक्शंस चलाए हुए थे, ऑटोनोमस बॉडीज को एम्पावर करा हुआ था। लेकिन विद द टाइम हमने कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रोविजन ला दिया है। अब रिजर्वेशन की वजह से
और अदर कम्युनिटीज को मौका मिल रहा है, लीडरशिप के मौके मिल रहे हैं। तो इससे क्या है, जो पहले से जो कम्युनिटीज लीडरशिप की पोजीशन पे थी उनके साथ यहाँ पे दोनों कम्युनिटीज का आपस में कंफ्लिक्ट हो जाता है। बट फिर भी कंफ्लिक्ट के बावजूद भी ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल हमें देखने को मिला है। लोकल लेवल पे इस मॉडल ने बहुत ज्यादा एम्पावरमेंट की बात करी है। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है बोलीविया का। इट इज फ्रीक्वेंटली साइटेड एज द मोस्ट सक्सेसफुल केसेस डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन द लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका की एक कंट्री है बोलीविया, यहाँ पे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की इन्होंने बात करी है और ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल दिखा है कि यहाँ के डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से लोकल हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला है। लोकल बॉडीज हैव वेरी लिटिल फंड्स ऑफ देयर ओन, इसमें डेटा दिया गया है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको अपने मेंस के एग्जांपल्स में लिख सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि रूरल लोकल बॉडीज अपने आप से जो फंड रेज कर सकती हैं दैट इज जस्ट 0.24% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज कलेक्टेड, जबकि जितना एक्सपेंडिचर उनको करना होता है दैट इज 4% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में इनका जो रेवेन्यू कलेक्शन इनको खुद से मिल रहा है वो बहुत ज्यादा कम है। तो मतलब इनको बहुत ज्यादा अपने रेवेन्यू के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता है अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ डिपेंडेंट है अपॉन द रेवेन्यूज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कलेक्शन की पावर होती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज के लिए डिपेंड करती है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की डिमांड ग्रांट्स के ऊपर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लोन्स के ऊपर। तो यहाँ पे इनकी फंडिंग की शॉर्टेज की वजह से ये इनके एम्पावरमेंट इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती। अदरवाइज इनकी फंक्शनिंग इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि बहुत से हमें एग्जांपल्स हमें ऑल ओवर द कंट्री मिल जाते हैं जहां पे बहुत से मेजर जो लोकल इश्यूज हैं उनको इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या अर्बन लोकल बॉडीज ने रिजॉल्व करा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये चैप्टर प्रीलिम्स के लिए नहीं मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, अर्बन लोकल बॉडीज यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है जहां से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता ही रहता है। एंड आई होप आपको इस चैप्टर के बाद बहुत सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुई होगी, और इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सिविल्स प्रेप के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।